अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्मोडायनामिक्स हीट एंड थर्मोडायनामिक्स सीरीज़ के अंदर अभी हम माइक्रोस्कोपिक हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट कर रहे थे और हमने कैलकुलेट किया था एक इनिशियल फंक्शन जो कि हमें बताता है कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से अपनी वेलोसिटी के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, अपनी रेंज ऑफ वेलोसिटी के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन हमें बताएगा कि Vx और dVx के दरमियान कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मतलब वेलोसिटी की वैल्यू है 500 और एक वैल्यू है 500 के अंदर आप 100 का चेंज डालें 600, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 500 से 600 के दरमियान डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक ये फंक्शन f of x बता रहा है कि जी एक वेलोसिटी की वैल्यू एक dVx हमें लिखना चाहिए, एक Vx के अंदर कितने पार्टिकल हैं। तो स्टिल क्योंकि ये एक इनिशियल फंक्शन था, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम रिच कर रहे हैं या इसके दौरान हम कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंप्लीट होता जा रहा है। तो एक इक्वेशन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि जो लास्ट में हमने पढ़ी थी, बनाई थी इक्वेशन डेंसिटी और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड दैट इज FVx FVy FVg। इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि हमने FVx FVy FVg को अलग से कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। और ये अपनी तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो कि वेलोसिटी अलॉन्ग, ये अभी सिर्फ ये बता रहा है कि पार्टिकल जो Vx के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, पार्टिकल जो Vy के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो पार्टिकल Vg के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो फिजिक्स में हर इक्वेशन के फिजिकल मीनिंग होते हैं। तो अब ये हमारे पास पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई वेलोसिटी के लिहाज से, और अगर हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें रो इज इक्वल टू, ये डेंसिटी है बेसिकली, डेंसिटी इन द स्पेस ऑफ वेलोसिटी, जब हमने बनाया था लेक्चर में वहाँ पे जाके देखें, तो ये डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी स्पेस के अंदर जो डेंसिटी है, ठीक है, तो वो ये हमने कैलकुलेट की थी। तो ये डेंसिटी हमारे पास NFVx FVy FVg के बराबर है। अगर हम ये तीनों फंक्शन वहाँ पे रखें, ठीक है, तो a ये AQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये n ऐसे ही साथ आएगा, और ये तीनों फंक्शन 1/2 m बीटा Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर और Vg स्क्वायर, ये मैंने ये साइन डाल दी क्योंकि स्पेस कम थी, तो ये Vg स्क्वायर ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 1/2 m बीटा को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर Vg स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, जो आप सेपरेटली पढ़ चुके हैं। ये एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं, तो ये V स्क्वायर के बराबर है। तो मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में 1a³ e - 1/2 m बीटा V स्क्वायर की तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये जनरल फंक्शन हमारे पास आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कह लेता हूँ क्योंकि हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब क्योंकि हम मज़ीद फार्मूलाइज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि टोटल स्पेस के अंदर एक छोटा शेल हमारे पास हो, उसके लिए कैलकुलेशन हुई हो, ठीक है ना। तो हम अज्यूम करते हैं स्पेस के अंदर एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल क्या होता है, वैसे समझे फुटबॉल होता है, अंदर से खोखला होता है, तो ये एक शेल है। तो इस शेल का वॉल्यूम हमारे पास मैथमेटिकली 4πr² d(r) के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे r हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, r की जगह पे हमने स्पेस वेलोसिटी की अज्यूम की हुई है, तो हम वेलोसिटी को इस्तेमाल करेंगे, तो ये 4πv² d(v) है, ठीक है। तो और हमारे पास जो डेंसिटी का बेसिकली फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्योंकि अब स्फेरिकल शेल का लेना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे n/v की जगह पे 4πv² dv इस्तेमाल करूँगा। तो ये मैंने बस इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो ये n को मैं d(v) लिख रहा हूँ, दोनों का एक ही मतलब है। n में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, dn मतलब एक क्लास ऑफ पार्टिकल। जब एक क्लास ली यानी कि एक शेल अजीम किया टोटल स्पेस में, तो ये हमारे पास वॉल्यूम, तो हम टोटल पार्टिकल को भी एक d(n) से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। और अब ये हमारे पास आ गया dn(v), और मैं इसको लिख सकता हूँ dn(v/dv), ये 4/v² को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, dn(v/dv) 4/v² रो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास है रो na³ - 1/2 m बीटा V²। तो इस इक्वेशन में डेंसिटी की वैल्यू पुट करें, तो अब ये एक मोर जनरलाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मुलाइज्ड फार्मूला हमारे पास आ जाएगा जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को बता रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये फार्मूला एक्चुअली कंप्लीट हुआ है। अब इसके अंदर वेलोसिटी भी हैं और ये कुछ अननोन कांस्टेंट भी हैं, हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट अननोन है, ए कांस्टेंट अननोन है, बी बीटा अननोन है, तो मैं क्या करता हूँ, dn(v/dv) को इस साइड पे ले आए, dn(v) अकेला रह जाएगा और ये इंटीग्रल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब इसके आगे dv आ जाएगा। तो अब इसका मतलब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों साइडों पे इंटीग्रेट करें 0 to infinity की लिमिट्स के अंदर, क्योंकि पार्टिकल कम से कम 0 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेट किया, तो
अब ये एक इंटीग्रल है जो कि जब आप इसको देखो, ये इसकी जनरल फॉर्म मैंने लिख दी, ये फॉर्म बना रहा है वी, ये बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है 4πn(a³), अंदर बचेगा v² e माइनस बीटा 1 टू m(v²). अब ये अ काइंड ऑफ गॉसियन फंक्शन बना रहा है हमारे पास, ठीक है। आपको पता है गॉसियन एक बेल शेप्ड कर्व होता है, क्योंकि इसमें राइजिंग और डिकिंग दोनों कर्व इन्वॉल्व हैं, तो दिस इज कॉल्ड द गॉसियन। ये इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर होता है, गॉसियन फंक्शन को कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, और गामा फंक्शन, गॉसियन और इसकी मजीद फॉर्म्स हैं। तो इसका मैं क्योंकि यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसका अलहदा से आप देख सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट को असाइनमेंट देते हैं कि इस इंटीग्रल को सॉल्व करें, जस्ट एन इंटीग्रल एक्स एन ई माइनस सी एक्स स्क्वायर इसकी जनरल फॉर्म है। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो इस एन की वैल्यू पे डिपेंड करते हुए, हमारे पास एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये इसकी वैल्यू 1/4π/a³ आएगी। तो ये इस इंटीग्रल का सोल्यूशन है, यानी कि इस पूरे इंटीग्रल के अंदर जो इतनी सारी वैल्यू है जो कि एक्स एन ई माइनस ए एक्स की फॉर्म बना रहा है, उसका सोल्यूशन 1/4π/a³ है। तो हम इस सारे को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने ये रिप्लेस कर दी क्योंकि a हमारे पास है 1/2 m बीटा, n है 2, तो 1/4π/1/2 m बीटा क्यूब मैंने लिख दिया। अब हम सिम्प्लीफिकेशन करनी है, थोड़ी मैथमेटिकल सिम्प्लीफिकेशन। तो इसको सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे, ये मुझे सबसे ज़्यादा जो टेस्टी पार्ट लगता है डेरिवेशन के अंदर, जहाँ पे हम काट के सिम्प्लीफाई करते जाते हैं। ओके जी, तो अब हम इसको खैर सिम्प्लीफाई, दिस इज एन ऑफ वी, दिस इज एन, तो एन ऑफ वी और एन ऑफ वी एक्चुअली दिस, ये एन लिखा हुआ है अंदर, मैंने वी नहीं लिखा ब्रैकेट में, इसका मतलब है ना वी है, यानी कि एन जो वी पे डिपेंड कर रहा है या वी जो एन पे डिपेंड कर रहा है, वी एन का फंक्शन है। तो ये एन आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे क्या सिम्प्लीफिकेशन होगी, देखो ये बाहर पाई है, ये अंदर पाई का अंडर रूट है। तो मैं अगर पाई को अंदर ले जाना चाहूँ, अंडर रूट में लिखना चाहूँ, तो एक अकेला पाई हो तो उसका स्क्वायर और अंडर रूट ले दें तो मतलब एक ही होता है। इसका मतलब इस पाई को स्क्वायर भी ले लूँ और अंडर रूट भी ले लूँ, तो ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो पाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ये अंदर मैंने लिख दिया, तो ये पाई स्क्वायर अंदर आ गया, साथ में पाई भी आ गया, तो अब ये टोटल यानी कि पाई क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ये 2 क्यूब भी ऐसे है, एम बीटा क्यूब भी ऐसे है। और क्या सिम्प्लीफाई किया, ये देखो 4 1 4 4 1 4 4 कैंसिल आउट हो गया, और पाई अंदर चला गया, ए क्यूब बाहर बच गया, और यहाँ पे यस नथिंग एल्स 2 क्यूब पाई क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम बीटा क्यूब। और अब मैं क्योंकि ए क्यूब हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए क्यूब इधर रहने दें, ये सारी चीज़ इधर आके डिवाइड हो जाएगी। जब डिविजिबल को हम ऊपर लेके आएंगे 1, क्योंकि अब ये सब कुछ 1 में चला जाएगा ना, जब इधर आएगा, जब इसको ऊपर लेके आएंगे ए क्यूब बनेगा हमारे पास एम बीटा वर 2π/3/2। ये मैं बाद में आपको करता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे। अब ये ए क्यूब बन गया, ये देखो अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट 1/2 होता है। जब इस सारे की पावर क्यूब है तो अंडर रूट भी है, तो ये सब कुछ 3/2 हो जाएगा, यानी कि ए क्यूब का अंडर रूट जो होता है ना, वो ए की पावर 3/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये इनका क्यूब भी था, अंडर रूट भी था, इनको मैंने 3/2 की फॉर्म में लिख दिया। और क्योंकि ये डिविजिबल से ऊपर गए हैं, इसलिए ये 2 और पाई नीचे आ जाएगा, एम बीटा ऊपर चला जाएगा। ये सिंपल अलजबरा भाई आप कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइक 1/a/b जब ऊपर जाएगा तो b/a हो जाता है ना, तो ये उस तरह से ये एम बीटा बाई 2π। ओके, तो अब आपको ये 3 है, तो दोनों साइडों में पावर 1/3 ले लें अगर आप, तो ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा जस्ट ये 3, ये a बचेगा एम बीटा बाई 2π अंडर रूट के बराबर बच जाएगा। तो ये a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे इस मेन इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन की फॉर्म कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये डी एन एम वी है 4πn एम बीटा बाई 2π वी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर आएगा, वी स्क्वायर है। तो ये इसकी फॉर्म आ गई जो जनरल, अभी भी इसमें बीटा अननोन है, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि बता दूँ, अगर आप इस फंक्शन को, ये बड़ा एक लंबा सा फंक्शन है, यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है आपको 4πm(a)(v)e बीटा और एक्सपोनेंशियल बीटा, तो हर फंक्शन का ग्राफ होता है। इस फंक्शन का जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं, यहाँ पे आप लेते हैं वेलोसिटी ले लो या टेम्परेचर ले लो, एक ही बात है। आप कहेंगे वेलोसिटी टेम्परेचर एक बात कैसे है, क्योंकि टेम्परेचर होता है काइनेटिक एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी फंक्शन होती है वेलोसिटी का। तो टेम्परेचर लो या वेलोसिटी लो, एक ही बात है। इस साइड पे ले लो टेम्परेचर, इस साइड पे ले लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। तो अब हमारे पास जब हम हर टेम्परेचर पे नंबर ऑफ पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं हमें, ठीक है। तो अब मसलन अगर इस टेम्परेचर पे इसको मिला दो तो ये छोटी सी क्लास बनेगी, वो उन दोनों का मल्टीपल, उन दोनों का एरिया बताएगा, यानी कि ये उसकी विड्थ होगी या उसकी लेंथ होगी, लेंथ इंटू विड्थ, ये छोटी सी
जो मुस्ततील बनेंगे ये उसका एरिया, ये बताएगा इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो इस टेम्परेचर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस टेम्परेचर वैल्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं आपको पता चल जाएगा। इस तरह से हर टेम्परेचर पे नंबर ऑफ पार्टिकल आपको मिलते जाएंगे। अब क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को टैकल करते हैं तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, हमें एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ी क्लास के अंदर आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का पता होना चाहिए, एवरेज वैल्यू का पता होना चाहिए, रूट मीन स्केयर वैल्यू का पता होना चाहिए। ये ऐसी टर्म्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, या आपको इनसे कंफ्यूज करना बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि मोस्ट प्रोबेबल का मतलब वो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। एक पूरी क्लास के अंदर एक वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो मोस्ट प्रोबेबल होती है। मसलन ये क्लास है, इसमें पार्टिकल हैं, इसकी इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में इसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम मोस्ट प्रोबेबल कहेंगे। एक वैल्यू होती है एवरेज, जो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इसका दरमियान में मैं लाइन लूँ, बाइसेक्ट करूँ तो एक वैल्यू जो सबसे ज़्यादा पर आ रही है वो एवरेज वैल्यू है। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स की टर्म होती हैं। हमारे पास अब नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और वो क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हमें अब स्टैटिस्टिक्स को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो अब मैं एक काम ऐसा कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास एक तो एवरेज वेलोसिटी भी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी और अननोन कांस्टेंट बीटा भी कैलकुलेट हो जाएगा। क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे एक और कैलकुलेशन, टू कैलकुलेट द अननोन कांस्टेंट बीटा मैं लिखता हूँ कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन वी स्क्वायर बाई वी, यानी कि वी स्क्वायर की एवरेज लेनी है। तो एवरेज कैसे लेते हैं, टोटल वैल्यूज़ को लिख के उनके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। अब उस पूरे सिलेंडर के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद हैं, हर एक की वेलोसिटी वी स्क्वायर है, उससे मल्टीप्लाई करो तो टोटल वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ऐसे ही है ना, टोटल वैल्यूज़ आ जाएंगी, टोटल एक एन वी स्क्वायर दूसरा एन वी स्क्वायर, टोटल वैल्यूज़ आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, ये वी स्क्वायर की एवरेज हो जाएगी। तो ये एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूला को अब हम करते हैं सिंप्लीफाई। एन ऑफ वी हमें पता है, ये हमारा जनरल एन ऑफ वी है, डी वी उधर चला जाए तो ये एन ऑफ वी है। एन ऑफ वी की वैल्यू ला के रखें यहाँ पे, ये सारी वैल्यू ना होती 4 बाई एन एम बीटा 2 बाई वी 4, और यहाँ पे ऑलरेडी वी स्क्वायर है, यहाँ पे वी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा वी एफ 4। ठीक है, एन तो एन से हो गया कैंसिल, ठीक है, एन तो यहाँ से ही सिंप्लीफाई हो गया। 4 बाई कांस्टेंट ए की वैल्यू रखी एम बीटा बाई 2 बाई क्यूब, और क्योंकि ये क्यूब है ऑलरेडी और ये इसकी पावर अंडर रूट है ए की वैल्यू के, तो क्यूब और ये 1/2 ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, और बाकी वी स्क्वायर वी 4 ई माइनस बीटा 1/2 एम स्क्वायर। वंस अगेन उसी तरह का इंटीग्रल आ गया, ये इंटीग्रल जो यहाँ पे हमने उसको मैनिपुलेट किया, सॉल्व किया। ठीक है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे इंटीग्रल की जो जनरल फॉर्म है ना, वहाँ पे n की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। जब n की वैल्यू 4 होती है तो ये इंटीग्रल का जो आंसर आता है ये 3/8 पाई बाई ए फाई के बराबर आता है, जो कि यहाँ पे 1/4 पाई बाई ए क्यू के बराबर आता है। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि ये डायरेक्ट वैल्यू कहाँ से लगा रहा है, भाई इसका सोल्यूशन मौजूद है, लेवल सॉल्व कर सकते हैं, इधर करेंगे तो घंटा उसमें लग जाएगा। ओके, तो ये 3/8 पाई बाई ए 5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे, अब मैं ये सारे की इस सारे इंटीग्रल की जगह पे ये सारी वैल्यू रखने वाला हूँ। तो ये वैल्यू जब मैंने इस इक्वेशन में रखी 3/8 मैंने शुरू में लिख दिया, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने दिया, ये 4 ऐसे ही है, ये अच्छा सिंप्लीफाई भी मैंने किया हुआ। तो ये देखो, ये पाई को मैं अंदर ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पाई अंदर जाके पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर एक पाई स्क्वायर नीचे पाई क्यूब है, उसके साथ कैंसिल आउट हो गया, जस्ट पाई अंडर रूट बच जाएगा, तो जस्ट पाई अंडर रूट को हमने बाहर लिख दिया। और हमने क्या सिंप्लीफाई किया, और बचेगा 1/2 एम बीटा क्यूब, 1/2 एम बीटा क्यूब, और सारे की पावर अंडर रूट है तो 3/2, ये इसी सारे को मैंने 1/2 एम बीटा 3/2 लिख दिया। आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसको इसमें लिखते हुए, सिर्फ इस पाई को मैंने बताया कैसे इस पाई को अंदर ले जाके मैंने बाहर लिखा। ठीक है, प्लीज़ इस लेवल पे आपको बच्चों की तरह एक स्टेप करने की वो नहीं होनी चाहिए। तो आप खुद से बस इसको लिखें, मैंने तरीकाकार मैंने बता दिया, करना देखो उसी से हो जाएगा। कैसे किया, ये पाई को अंदर ले जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर और क्यूब में 2 स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट पाई अंडर रूट बचेगा, ये पाई अंडर रूट बाहर आ गया, 4 ऑलरेडी पहले मौजूद है। ठीक है, और ये 3/8 इस फार्मूला का आ गया, और एम कैंसिल आउट हो गया, और बचेगा जस्ट 1/2 एम बीटा और सारे की 3/2, और ये पाई बाई ए 5 ए क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पे 1/2 एम बीटा है। आप कहेंगे 1/2 एम बीटा कैसे है, ये देखो 1/2 एम के अलावा ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो 1/2 जो कि इस इंटीग्रल में ए के बराबर है, तो ये अब ए के बराबर है, ए 1/2 एम बीटा के बराबर, तो ए 1/2 एम बीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये पाई तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और क्या करना है हमें, 4 2 8 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 4 2 8, ये 3/2 बच गया, यानी कि अब 1/2 एम बीटा है, ये भी 1/2 एम बीटा है, ये 5 और पावर अंडर रूट है, और ये 3/2 है,
तो लिख देता हूँ मैं 3/2 माइनस 5/2, जो कि -2/2 और -1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3/2 1/2 m बीटा। 2 से कैंसिल आउट किया, m बीटा ऊपर चला गया, या m बीटा तो इधर ही रहेगा, तो ये 3/m बीटा आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2, या ये 2/m बीटा, या 2 डायरेक्ट कैंसिल कर दो तो 3/m बीटा आ गया। ये आ गया v² इज इक्वल टू 3/m बीटा। ये तो आ गई एवरेज वैल्यू, बट यहाँ पे फिर भी बीटा अननोन कांस्टेंट मौजूद है। हमें कुछ ऐसा करना है कि ये बीटा हमारे पास नाउन हो जाए, ऐसे वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए जो मैं देखे वाले हूँ, इंटरप्रेट हम कर सकते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, इस v² को m को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, mv² हो जाएगा, कुछ नाउन फॉर्म में चला जाएगा, और 1/2 के साथ आ जाए तो बिल्कुल नाउन फॉर्म में चला जाएगा जो कि काइनेटिक एनर्जी है। तो ये m को इधर ले आया मैं, और दोनों साइडों पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखो ये आ गया 1/2 mv², और इधर आ गया 3/2 m बीटा। 3/m बीटा था ना, तो m इधर आ गया, mv² हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, 2 से कैंसिल आउट कर दिया, m इधर आ गया, mv² हो गया, बच गया 3 बीटा, तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 mv² होगा, और ये 3/2 बीटा बन गया। ओके, अब एक फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट आपने मेरे पे ट्रस्ट करके लिख लेना है, और ये कैसे आया फार्मूला ही मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम इसके बाद एक और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। 1/2 mv² को हम 3/2 kT लिख सकते हैं। ये जनरली बताता हूँ, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है, और एक पार्टिकल के 3 डायमेंशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 kT के बराबर होते हैं। तो 1/2 mv² को 3/2 kT मैंने लिखा, और 3/2 से कैंसिल आउट हो गया, तो बीटा अब नाउन फंक्शन के फॉर्म में चला गया, जो कि 1/2 kT के बराबर है, दैट इज थर्मोडायनामिक फंक्शन, टेम्परेचर एंड k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अब बीटा इज इक्वल टू 1/2 kT, बीटा की वैल्यू आ गई, और साथ में अभी इस एवरेज को हमने सॉल्व करना है। बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखो, v² 3/m बीटा ना, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखो, ये आ गया 3 kT/m। सो v² इज 3 kT/m। ठीक है, स्केयर को खत्म करना है, अंडर रूट लो दोनों साइडों पे, जब एवरेज का अंडर रूट लेते हैं तो ये होता है रूट मीन स्केयर। ठीक है, तो ये अब हमारे पास आ गई रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 3 kT/m। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू। प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि भाई आप इस डिस्ट्रीब्यूशन में रूट मीन स्केयर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो यूजिंग मैथड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसका एक फंक्शन आ गया, इसको कोई भी इक्वेशन मैं कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर 12। ओके, तो एक वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स में और भी हमें कैलकुलेट करनी होती हैं चीज़ें, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। जो काम आपने v² के लिए किया, यहाँ पे v² nv/v²/n, यानी कि टोटल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये स्केयर के लिए था, ये सिर्फ v के लिए। ठीक है, करेंगे तो ये 1/n इंटू ये फंक्शन आ जाएगा। अब फिर से वही काम रिपीट करना है, dn/v की वैल्यू रखनी है। dn/v की वैल्यू ये है, dv उधर चला गया, dn/v 4πNAQ v² माइनस बीटा 1/m²। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ऑलरेडी v है, यहाँ पे v² है, तो अब ये फंक्शन v³ के फॉर्म में चला जाएगा। वंस अगेन उसी तरह का इंटीग्रल दोबारा जो हमने ऊपर सॉल्व किया ये। तो क्यों अब यहाँ पे n की वैल्यू है 3, यहाँ पे n की वैल्यू थी 4। ठीक है, n की वैल्यू 3 के लिए इस इंटीग्रल का जवाब होता है 1/2a², सिर्फ 1/2a², ये मैंने लिखा हुआ। अब मैं सारे इंटीग्रल की जगह पे 1/2a² पुट कर देता हूँ, ये मैंने पुट कर दिया। 1/2a² को मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करके पुट करूँगा। तो 1/2a², a की वैल्यू 1/2 बीटा होती है, a की वैल्यू 1/2 बीटा लिख दी। ठीक है, ये क्यूब है तो ये 8 हो जाएगा, 2 4 8, और 2 नो इट्स नॉट क्यूब, इट्स 2a², सॉरी इट्स स्क्वायर। तो ये 2 2 4, 4 पर चला गया, 2 2 4, और नीचे बच गया m बीटा स्क्वायर। करोगे 1 मिनट में हो जाएगा यह हल, 2/m बीटा। तो ये बच गया 4πa³ 2/m बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी भी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। a³ अननोन कांस्टेंट मौजूद है, बीटा अननोन मौजूद है, दोनों की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो मैंने a की वैल्यू रखी m बीटा/2 पाई, a होता है m बीटा/2 पाई। a की वैल्यू मैं लिख देता हूँ कहीं पे, यहाँ पे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू m बीटा/2 पाई। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेट किया, a इज इक्वल टू m बीटा/2 पाई। a की वैल्यू m बीटा/2 पाई पुट की, और क्योंकि ये a क्यूब है तो 1 मैंने हर एक का क्यूब मैंने लिख दिया, ऊपर अंडर रूट है, और ये 2/m बीटा स्क्वायर ऐसे ही साथ आ गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। 1 सेकेंड, अभी हमें कटिंग करनी है, तो कैसे किया। ओके, ये देखो, ये है 4, ये 2, 4 2 8 हो गया। ओके, अंडर रूट के बाहर है 8, और 8 को अंडर रूट के अंदर लेके जाना है, तो 8 का स्क्वायर और अंडर रूट लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर और अंडर रूट मैं लिख सकता हूँ, मैंने ऐसे ही किया। 4 2 8,
और 8 को मैं अंडर रूट के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, तो 8 का स्क्वायर भी ले लिया और ये अंडर रूट के अंदर चला गया, ये बन गया 8। और क्या किया हमने, एम बीटा साथ ऐसे ही पड़ा हुआ, ये एम बीटा को 1/2 जो है ना वो क्यू बाई 3/2 मैंने कर दिया, ठीक है। तो और हमने क्या साथ किया, पाई भी अंदर चला गया, पाई को अंदर ले जाने के लिए पाई का भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ये 4 पाई अंदर जाके 8 स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गए। तो सॉरी मैं ये इसको मैं 8 पाई लिख देता हूँ, 4 2s are 8, तो 8 स्क्वायर पाई स्क्वायर अंदर चला गया। और ये ऑलरेडी 2 का क्यूब 8 के बराबर होता है और पाई क्यूब ऑलरेडी अंदर मौजूद है। और ये जो एम बीटा की पावर 3/2 था, ठीक है, और ये एम बीटा की पावर 2 था, इसको मैंने साइड पे कर लिया, 3/2 - 2, 3/2 - 2 ये -1/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये 8 इससे कैंसिल आउट हुआ, पाई क्यूब स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हुआ, 8/√π बच गया और एम बीटा की वैल्यू -1/2 आ गई। और इस तरह से ये सॉल्व हो गए, ये एम बीटा जब नीचे आएगा और ये सब का अंडर रूट भी है, 8/π एम बी आ गया। और बीटा के टी का बीटा किसके बराबर होता है, बीटा की वैल्यू 1 बीटा इज इक्वल टू 1/kt के बराबर होता है, तो ये आ गया 8 kt/πm। तो ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ठीक है स्टूडेंट। अभी इस सारी डेरिवेशन में लास्ट पोर्शन और लास्ट कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, जो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। छोटी सी कैलकुलेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स के कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। ये है जी सारी डिस्ट्रीब्यूशन और ये हैं सारी वैल्यूज, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखने से नज़र आ रहा है ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, ठीक है। और ये सारे फंक्शन के ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसको लॉजिकली कोई लॉजिक बनाते हैं इसे कैलकुलेट करने का, क्योंकि ये सारा ग्राफ है इस फंक्शन का एन ऑफ वी का, एन ऑफ वी का ये ग्राफ है और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है। हमें पता है इसके हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रही है। स्लोप क्या होती है, ये मैथ का कंसेप्ट है कि एम से जाहिर करते हैं, y/x स्लोप होती है। स्लोप बताती है कि इसका इस वैल्यू का इसके साथ क्या रिलेशन है। जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है तो पता चलेगा इसके लिहाज से ये वैल्यू बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जो थोड़ी ऐसा चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू इसके लिहाज से कम बढ़ रही है, स्लोप कम है। स्लोप अपने वो उर्दू में भी पढ़ा होगा, स्लोप इसकी स्लोप बड़ी ज़्यादा है, इस चढ़ाई की इसकी स्लोप बड़ी कम है। तो स्लोप यही होती है कि वाई एक्सिस का रिलेशन एक्स के साथ कितना ज़्यादा है या कितना थोड़ा है। और अगर स्लोप एक बड़ी लीनियर हो, इस तरह ग्राफ कहते हैं ग्राफ लीनियर है, तो ये बताती है कि स्लोप बराबर है, एक्स की वाई के लिहाज से वैल्यू 1 1 2 2, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 3, तो यहाँ पे स्लोप बड़ी कॉन्स्टेंट है। ओके, तो स्लोप का कंसेप्ट जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इस तरह से हासिल करने वाला हूँ। एक ही पॉइंट है जहाँ पे स्लोप की वैल्यू स्लोप 0 है, यानी कि इस पॉइंट पे गौर से देखो ना, तो ये जो 2 पॉइंट है ना, यहाँ से आगे जाते हुए एक्स तो आगे चेंज हुआ है, वाई की वैल्यू नहीं चेंज हुई। एक्स की वैल्यू यहाँ पे है जी फॉर एग्जाम्पल 600, आगे भी 600 है, आगे भी 600 है। तो ये जो स्लोप होती है m इज इक्वल टू y/x, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू तो चेंज हो रही है, y की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, यानी कि स्लोप यहाँ पे फिक्स है। सॉरी चेंज 0 है, y के लिहाज से x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यानी कि स्लोप तो चेंज होती है ना, तो चेंज यहाँ पे 0 है। ये डेरिवेटिव अगर लो ना यहाँ पे इस फंक्शन का, तो यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। तो मैं कहता हूँ कि इस पूरे फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल रख दूँ तो मुझे एक ही पॉइंट मिलेगा, वो जो कि मैक्सिमम पॉइंट होगा, क्योंकि इस ग्राफ में मुझे नज़र आ रहा है सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। वो देखो ये ऐसे भी हो सकता था, ये ग्राफ एक तो स्पेस का मसला है, एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता था, यहाँ पे भी स्लोप 0 है, यहाँ पे भी चेंज 0 है, यहाँ मतलब डेरिवेटिव यहाँ पे तीनों पॉइंट पे 0 है। ऐसा होता तो हमें कुछ और करना पड़ता, लेकिन हमारी गुड लक है कि जी इस पूरे में सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई चेंज नहीं है, जहाँ पे स्लोप 0 है। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इस फंक्शन का और खुद से डिफाइन कर दूँ कि फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। मैं यानी कि फिर ऐसा कह रहा हूँ कि भाई मुझे इस फंक्शन का वो पॉइंट दो, अगर मैं ऐसे लिखूँ dn(v/dv=0), तो मैं एक्चुअली इस इक्वेशन से कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा पॉइंट दो जहाँ पे ये इसकी स्लोप 0 है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 है, और वो पॉइंट मुझे क्योंकि पता वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसकी। तो यही अब आपको समझ आ गई, नहीं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देखो। तो और अब यही काम मैंने किया, ये देखो मैंने कहा कि dn(v/dv) को 0 के इक्वल रख दिया। अब ये इक्वेशन अपने आप को ट्रांसलेट करेगी और मुझे जवाब दे देगी। ये मैंने d/dv और इसके अंदर फंक्शन को रखा और 0 रख दिया। फंक्शन को ध्यान से देखो, देख के घबराना नहीं है, 2 ही वेरिएबल हैं यहाँ पे, ये v² और ये v², बाकी सारा तो कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट को उठा के बाहर रखा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसको u कह लो, इसको v कह लो, u इन v डेरिवेटिव
वो कुछ भी मुश्किल नहीं है। टू वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू अब वी हो जाता है और ये फंक्शन के साथ ऐसे रहेगा। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता है और साथ में उसकी पावर का डेरिवेटिव। तो ई माइनस वन एम बीटा वी स्क्वायर वही साथ आ गया और साथ में उसकी पावर का डेरिवेटिव जो कि एम बीटा वी क्यूब आ जाएगा। सॉल्व करोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, ये एम बीटा वी क्यूब कैसे आया? ये एम बीटा वी स्क्वायर एक तो ये वी स्क्वायर वैसे ही साथ था, ठीक है। साथ में जब इसका डेरिवेटिव लिया तो टू वी इंटू टू माइनस वन, ठीक है। तो हमारे पास ये वी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वी में यहाँ पे टू भी आएगा माइनस टू। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी सो इट्स वी स्क्वायर ई टू माइनस वन बाई टू एम बीटा वी स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्या आई थिंक यहाँ पे टू नहीं आएगी, तो ये वी स्क्वायर ऐसे ही साथ रहेगा माइनस ई माइनस वन बाई टू एम बीटा वी स्क्वायर, ठीक है। और साथ में आएगा जी पावर का डेरिवेटिव। जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये टू जब इस वन बाई टू के साथ आएगा, टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ वी, और वी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा वी क्यूब, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल इक्वेशन ठीक है, सही हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4 पे ये क्यूब को इधर जीरो है, इससे डिवाइड करके जीरो कर दिया, बचा सिर्फ वी ई माइनस बीटा वन बाई टू एम वी स्क्वायर। और अब इस इक्वेशन में वी ई माइनस वन बाई टू बीटा एम स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर बचा टू, ठीक है, और बचा माइनस एम बीटा वी स्क्वायर, क्योंकि वी इसके साथ भी था और यहाँ पे वी क्यूब है, तो वी बाहर निकला तो बच गया वी स्क्वायर, और यहाँ पे तो सब कुछ बाहर निकल गया, तो ये बच गया टू माइनस एम बीटा वी स्क्वायर। इस सारे को फिर जीरो से डिवाइड करो और जीरो कर दो, तो बचा सिर्फ टू इज इक्वल टू एम बीटा वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो वी स्क्वायर के लिए, वी की वैल्यू आ गई टू बाई एम बीटा, और बीटा वन बाई के टी के बराबर होता है, तो बीटा की वैल्यू वन बाई के टी रखी, के टी ऊपर चला गया टू के टी बाई एम, तो वी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ गई टू के टी बाई एम, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हुआ, बहुत ही लेंथी लेक्चर था लेकिन आपने घबराना नहीं है, आराम आराम से, अगर पहली दफ़ा नहीं समझ आई दोबारा से सुने। देखो ये वो कहते हैं पंजाबी में कि जो ढोल आपके गले में पड़ जाता है वो आपको बजाना ही पड़ता है। तो ये अब आपने अगर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को समझना है, इस कंसेप्ट को क्लियर करना है, आपके गले में पड़ चुका है तो करना ही पड़ेगा। ज़रा आराम से सुनो, बहुत ही मैंने कोशिश किया कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो एक प्रॉब्लम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि आप तीन वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं वेलोसिटी की, एक है वी आर एम एस, ये एक है वी एवरेज और एक है वी मोस्ट प्रोबेबल। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, कौन सी वैल्यू से छोटी है, कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। तो ये मसलन ये बड़ी है सबसे, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। तो एक अच्छा फिजिक्स जो है या एक अच्छा मैथमेटिशियन भी वो तो देख के बता देगा। आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इसके बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ध्यान से इसको सुनिए, क्योंकि इसमें बड़े डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर नहीं आता, एक चीज़ का पॉइंट नहीं क्लियर होता तो कोशिश करें दोबारा सुने। फिर भी इफ़ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।